मतलब कल्पना कीजिए कि सालों से किसी के कंधे या घुटनों में भयंकर दर्द है। जो कि आजकल बहुत आम बात है। बिल्कुल। दुनिया भर की फिजियोथेरेपी आजमा ली, तमाम दवाइयां खा ली, लेकिन दर्द जस का तस है। और फिर एक दिन वो इंसान अपने चेहरे, ठुड्डी और कॉलर बोन के आसपास अपनी ही उंगलियों से हल्के हल्के टैप करता है। अच्छा। हाँ, खुद से कुछ खास बातें कहता है और कुछ ही महीनों में वो सालों पुराना दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता है। अरे वाह, ये तो किसी चमत्कार या किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लग रहा है। है ना? लेकिन आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में हम जिस विषय की तह तक जाने वाले हैं वो कोई जादू नहीं है, बल्कि मानव शरीर और मन का एक बहुत ही ठोस विज्ञान है। बिल्कुल। आज हम सुचित्रा पारिख के 28 दिसंबर 2020 के एक बेहद दिलचस्प वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है योगा टू लव, फॉरगिव एंड एक्सेप्ट। बहुत ही गहरा विषय है ये। हाँ, अक्सर हम मानते हैं कि योग का मतलब केवल शरीर को अलग-अलग जटिल मुद्राओं में मोड़ना या फिर बस चटाई पर बैठकर ध्यान लगाना है। और ये एक आम धारणा है कि जो व्यक्ति दशकों से योग कर रहा है वो हमेशा शांत ही रहेगा। हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक धारणा है, लेकिन मानव मनोविज्ञान इतना सीधा नहीं होता। मतलब केवल ये जान लेना कि हमें शांत रहना चाहिए और उस शांति को असल जिंदगी के तूफानों के बीच महसूस कर पाना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। सही कहा। आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि जब हमारा मन, जिसे हम अक्सर मंकी माइंड कहते हैं, हाँ, जो बंदर की तरह उछलता रहता है विचारों पर। बिल्कुल, जब वो मंकी माइंड काबू से बाहर हो जाता है तो उसे वापस संतुलन में कैसे लाया जाए। योग और EFT यानी इमोशनल फ्रीडम तकनीक का ये जो संगम है, ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, ये हमारी भावनाओं की प्रोग्रामिंग को बदलने का एक बहुत ही व्यवहारिक टूल है। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। इसी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए ना सुचित्रा पारिख का अपना जो 33 साल का योग का सफर है वो एक बेहतरीन केस स्टडी है। हाँ, वो सांता क्रूज के योग संस्थान से जुड़ी थी। एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि वे खुद को बहुत स्थिर या कहें तो भावहीन मानती थीं। मतलब उन्हें लगता था कि उन पर बाहरी परिस्थितियों या भावनाओं का कोई असर ही नहीं होता। एक तरह का स्टोइज्म। हाँ, लेकिन उनके गुरु डॉक्टर जयदेव ने एक बहुत ही गहरी बात पकड़ी। उन्होंने सुचित्रा को एहसास दिलाया कि वे अंदर से एक बेहद भावुक इंसान हैं, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को इतनी गहराई में दबा दिया है कि उन्हें खुद ही इस बात का पता नहीं है। सुचित्रा ने अपनी भावनाओं को दबाने को ही अपनी असली ताकत मान लिया था। अच्छा, इस स्थिति को अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो ये एक बहुत ही आम रक्षा तंत्र है, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए हमें सीखने और जीने के 3 मुख्य क्षेत्रों या डोमेन पर गौर करना होगा। वो 3 डोमेन कौन से? पहला होता है कॉग्निटिव डोमेन, यानी सोचना, जानना और तर्क करना। दूसरा है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर मतलब? जिसका मतलब है हमारी शारीरिक क्रियाएं और कौशल, जैसे साइकिल चलाना या कोई फिजिकल काम करना। अच्छा, ठीक है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अफेक्टिव डोमेन, जो पूरी तरह से हमारी भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़ा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली और हमारा समाज केवल पहले 2 क्षेत्रों पर ही अपना सारा समय और संसाधन खर्च करता है। मतलब कॉग्निटिव और साइकोमोटर पर। बिल्कुल। हम ये तो सीखते हैं कि गणित कैसे हल करना है या मशीन कैसे चलानी है, लेकिन हम अपने अफेक्टिव डोमेन को शिक्षित करना पूरी तरह से भूल गए हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। तो अगर हम इसे आज की भाषा में समझें, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा दिमाग एक बेहतरीन अत्याधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर और प्रोसेसर की तरह है? बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और हमारा शरीर एक कीबोर्ड या मॉनिटर की तरह काम करता है, जो आउटपुट देता है। लेकिन हमारे अंदर जो अफेक्टिव डोमेन है, यानी हमारी भावनाएं, वे उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर है। एकदम सही। अब मान लीजिए कि उस सॉफ्टवेयर में कोई बहुत पुराना वायरस आ गया है, जैसे बचपन का कोई डर या कोई दबा हुआ गुस्सा, और हमने उसे कभी अपडेट ही नहीं किया। तो हम कीबोर्ड से चाहे जितने भी सही कमांड दें, अगर सॉफ्टवेयर में वायरस है तो आउटपुट हमेशा गड़बड़ ही आएगा ना? बिल्कुल, आउटपुट गड़बड़ ही आएगा। इस एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें ये सिखाती है कि कीबोर्ड पे तेज कैसे टाइप करना है, और हमें प्रोसेसर को अपग्रेड करना भी सिखा देती है। हाँ। लेकिन जब सिस्टम क्रैश होने लगता है तो हम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हमने कभी एंटीवायरस चलाना सीखा ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो बहुत सटीक बात कही है आपने। जब वो भावनात्मक वायरस हावी होता है ना,
तो हमारा सारा कॉग्निटिव डोमेन यानी हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। हमें पता होता है कि हमें किसी छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। तर्क कहता है कि ये बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी हम भड़क जाते हैं। हाँ, ऐसा तो सबके साथ होता है। यहीं पर हमें उस सॉफ्टवेयर पैच की जरूरत पड़ती है जो सीधे उस वायरस को खत्म कर सके। और यहीं से कहानी में गैरी क्रेग और उनकी EFT यानी इमोशनल फ्रीडम तकनीक की एंट्री होती है, जिसे आम भाषा में टैपिंग भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो स्रोत के अनुसार गैरी क्रेग एक अमेरिकी इंजीनियर थे जो NLP और एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ भी थे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आम श्रोताओं के लिए ये NLP आखिर है क्या, और ये शरीर की नसों से या एक्यूप्रेशर से कैसे जुड़ता है? देखिए, NLP का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आसान शब्दों में कहें तो ये इस बात का अध्ययन है कि हम जिन शब्दों और भाषा का इस्तेमाल करते हैं वे हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को कैसे प्रभावित करते हैं। अच्छा, मतलब जो हम बोलते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। एकदम सही। तो गैरी क्रेग ने क्या किया, उन्होंने NLP की इस भाषाई ताकत को प्राचीन चीनी एक्यूपंक्चर के सिद्धांतों के साथ जोड़ दिया। बिना सुइयों के? बिना सुइयों के। ये तो बहुत राहत की बात है। हाँ। उन्होंने शरीर के उन ऊर्जा केंद्रों या मेरिडियन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जहां से नसें गुजरती हैं। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से परेशान होता है तो उसके मस्तिष्क का एमिगडाला मतलब वो जो हमारे दिमाग का फायर अलार्म होता है? बिल्कुल वही, वो फायर अलार्म सक्रिय हो जाता है और शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब हम उन खास मेरिडियन पॉइंट्स पर अपनी उंगलियों से टैप करते हैं तो हम शारीरिक रूप से उस अलार्म को बंद कर रहे होते हैं। हाँ, ठीक यही हो रहा होता है। जब आप तनावपूर्ण विचारों के बारे में सोचते हुए उन विशिष्ट बिंदुओं पर थपथपाते हैं तो आप वास्तव में अमिगडाला को एक पीजो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज रहे होते हैं जो उसे शांत होने का निर्देश देता है। ये शरीर को बताता है कि हम सुरक्षित हैं। वाह! कॉग्निटिव थेरेपी सिर्फ बात करने तक सीमित रहती है, लेकिन टैपिंग सीधे शरीर की फिजियोलॉजी को बदल देती है। ये सच में बहुत ही दिलचस्प है। और सुचित्रा ने इसे भारतीय दर्शन के साथ कैसे जोड़ा, ये जानना भी जरूरी है। उन्होंने गैरी क्रेग की इस तकनीक को महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों के साथ मिलाकर वृत्ति चेंजिंग तकनीक या VCT का नाम दिया। VCT। पतंजलि योग में यम और नियम का जिक्र है और एक सिद्धांत है प्रतिपक्ष भावना। इसका मतलब है कि जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो जानबूझकर उसके विपरीत कोई सकारात्मक विचार लाना। हाँ, ये एक बहुत ही पुराना सिद्धांत है। लेकिन सच कहूं तो मुझे हमेशा से ये थोड़ा अव्यवहारिक लगता था। मतलब जब कोई भयंकर गुस्से में हो तो अचानक से फूल और तितलियों के बारे में सोचना लगभग असंभव है ना? बिल्कुल असंभव है, और यही कारण है कि सुचित्रा का मॉडल इतना प्रभावी है। इस वृत्ति चेंजिंग तकनीक के 2 स्पष्ट चरण हैं। पहला चरण ये दिखावा करना नहीं है कि सब कुछ ठीक है। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है पूरी ईमानदारी से ये स्वीकार करना कि समस्या है। अक्सर लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं को पॉजिटिविटी के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, जिसे आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी कहा जाता है। हाँ, बहुत आम है ये आज के सोशल मीडिया के दौर में। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि सिस्टम में वायरस है, आप उसे हटा नहीं सकते। दूसरा चरण है उस भावना को जानबूझकर बदलना। इस अभ्यास में शरीर के कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर टैप किया जाता है। वो पॉइंट्स कौन-कौन से हैं? जैसे हाथ के किनारे पर कराटे चॉप पॉइंट, बाहों की शुरुआत, आंखों के ठीक नीचे, नाक के नीचे, ठुड्डी, कॉलर बोन के नीचे, पसलियों के सामने वाले हिस्से और उंगलियों के किनारे। और इस टैपिंग के दौरान जो मूल मंत्र या वाक्य बोला जाता है वो इस तकनीक की जान है। वाक्य है, मैं गहराई से और पूरी तरह से खुद से प्यार करती हूँ, खुद को माफ करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और मुझे थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। ये बात मुझे हमेशा से खटकती रही है। अगर हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है, किसी को हमारी वजह से चोट पहुंचती है और हम ये टैपिंग करके तुरंत कह दे कि मैं खुद को माफ करती हूँ, तो क्या ये अपनी गलतियों से भागने का या अपराध बोध यानी गिल्ट से बचने का एक बहाना नहीं बन जाता? क्या हम खुद को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमारे समाज ने हमें ये सिखाया है कि अपराध बोध या गिल्ट एक अच्छी चीज है, कि अगर आप खुद को कोस रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। हाँ, बचपन से यही सुना है। लेकिन मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल नजरिए से देखें तो अपराध बोध इंसान को पंगु बना देता है।
अपराध बोध आपको अतीत में फंसाए रखता है और आपके नर्वस सिस्टम को उसी फाइट और फ्लाइट स्टेट में लॉक कर देता है। अच्छा। जब सिस्टम क्रैश हो रहा हो तो आप नया कोड नहीं लिख सकते। खुद को क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि हम उस गलत काम को सही ठहरा रहे हैं। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम खुद को एक इंसान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं ताकि हम शांत होकर जिम्मेदारी ले सकें और भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकें। अपराध बोध से बदलाव नहीं आता, बदलाव आत्मस्वीकार से आता है। मतलब जिम्मेदारी लेना एक एक्शन है और अपराध बोध सिर्फ एक रिएक्शन है राइट। जो हमें वो एक्शन लेने से रोकता है। बहुत ही उम्दा तरीके से कहा आपने। ये नजरिया कई लोगों के लिए आंखें खोलने वाला हो सकता है और यही बात हमें उन असली कहानियों की ओर ले जाती है जो स्रोतों में दी गई हैं। जब हम इन दबी हुई भावनाओं या अपराध बोध को शरीर में जमा होने देते हैं तो क्या होता है? इसका शरीर पर बहुत गहरा असर होता है। वंदना की कहानी इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। वंदना को हमेशा से एक अजीब सा अपराध बोध महसूस होता था। कोई भी कुछ भी ऊंचे स्वर में बोलता या कहीं कोई तनाव होता तो उन्हें लगता कि गलती उन्हीं की है। इस तरह का पुराना और बिना कारण का अपराध बोध अक्सर हमारे अवचेतन के मतलब सबकॉन्शियस के बहुत गहरे स्तरों से आता है। और यही उनके साथ हुआ। जब उन्होंने इस तकनीक का गहराई से अभ्यास किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका ये अपराध बोध उनके जन्म के समय से जुड़ा था। जन्म के समय से? ये बहुत गहरा है। हाँ, उनके जन्म के दौरान उनकी माँ को बहुत पीड़ा हुई थी। वंदना एक शिशु के रूप में अवचेतन रूप से उस पीड़ा का दोष खुद पर ले रही थीं। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई सामान्य टॉक थेरेपी शायद इस बात को कभी पकड़ ही ना पाती। बिल्कुल नहीं पकड़ पाती। क्योंकि ये तो उस समय की बात है जब वंदना बोलना भी नहीं जानती थी। ये एक शारीरिक स्मृति थी, एक बॉडी मेमोरी। इस एक तकनीक ने उनके उस दशकों पुराने मानसिक बोझ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें ना तो वंदना की कहानी ये साबित करती है कि भावनाएं सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, वे हमारे शरीर की कोशिकाओं में बस जाती हैं। अच्छा। हाँ, भावनाएं मूल रूप से एनर्जी इन मोशन है और अगर उस ऊर्जा को व्यक्त नहीं किया जाता तो वो कहीं ना कहीं मांसपेशियों या अंगों में जमा हो जाती हैं। इसे साइकोसोमैटिक या मनोदैहिक प्रभाव कहते हैं। साइकोसोमैटिक, हाँ सुना है इसके बारे में। चंद्रशेखर का उदाहरण इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है जो स्रोत में दिया गया है। उनके कंधे और घुटनों में भयानक दर्द था, जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में भी कहा था। उन्होंने फिजियोथेरेपी भी करवाई, लेकिन दर्द वापस लौट आता था। क्योंकि फिजियोथेरेपी सिर्फ उस मॉनिटर या कीबोर्ड को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, जबकि असल गड़बड़ी तो सॉफ्टवेयर में थी। एनालॉजी, जब उन्होंने इस वीसीटी का अभ्यास किया तो केवल 4 महीनों में उनके कंधे का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। सिर्फ 4 महीनों में? हाँ, और इसके साथ ही उनका पुराना गुस्सा भी कम हो गया। ये कोई संयोग नहीं है। आज के समय में चिकित्सा विज्ञान भी तेजी से ये मान रहा है कि लगभग 99% बीमारियां किसी न किसी रूप में मनोदैहिक होती हैं। 99%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। जब मन किसी आघात या भावना को प्रोसेस नहीं कर पाता तो वो उसे शरीर को सौंप देता है और वो दबी हुई भावना दर्द या बीमारी का रूप ले लेती है। ये इस बात को एकदम स्पष्ट करता है कि क्यों कुछ लोग बाहर से एकदम स्वस्थ दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। पायल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हाँ, पायल जो पेशे से एक वकील हैं, जी। वे सालों से बौद्ध मंत्रों का जाप कर रही थी। बाहर से देखने पर उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी। लोग उन्हें एक बहुत आध्यात्मिक इंसान मानते होंगे, लेकिन वो खुद मानती हैं कि अंदर से वे बिल्कुल खुश नहीं थी। पायल का उदाहरण हमें कॉग्निटिव बाईपास या स्पिरिचुअल बाईपास के बारे में बताता है। स्पिरिचुअल बाईपास, ये क्या होता है? जब हम अपनी असली नकारात्मक भावनाओं का सामना किए बिना सिर्फ सकारात्मक मंत्रों का जाप करते हैं तो हम वास्तव में उस मानसिक कचरे के ऊपर एक सुंदर कालीन बिछा रहे होते हैं। अरे बाप रे, मतलब गंदगी तो वहीं है, बस छुप गई है। एकदम। जब उन्होंने टैपिंग और खुद को स्वीकार करने की इस तकनीक का इस्तेमाल किया, तब जाकर उन्होंने उस कालीन को हटाया और असली सफाई की। और सिर्फ पायल ही नहीं, ज्योति की कहानी भी आधुनिक जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई बयान करती है। ज्योति ने कॉर्पोरेट जगत में 22 साल बिताए। हमेशा हर चीज को परफेक्ट करने की होड़, हमेशा ऑन रहने का दबाव। हाँ, आजकल के कॉर्पोरेट कल्चर में ये बहुत आम है। इस प्रक्रिया में वे अंदर से पूरी तरह खाली हो चुकी थी और छोटी छोटी बातों पे भावुक हो जाती थी। ये बर्नआउट का एक क्लासिक मामला है, जहां इंसान की ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बिल्कुल। जब उन्होंने इस तकनीक को सीखा तो उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर बहुत सारा मानसिक कचरा जमा हो गया था। उसे साफ करने के बाद ही उनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आया। सुमति की कहानी भी इससे अलग नहीं है।
सुमति जो मानसिक शोर और गुस्से से परेशान थीं। हाँ, जो एक माँ के रूप में अपने बच्चे पर बात बात पर गुस्सा करने की अपनी आदत से परेशान थीं। इन सभी कहानियों में एक समान सूत्र है, नियंत्रण का वापस आना। जब तक हम अपनी भावनाओं के गुलाम रहते हैं, हम परिस्थितियों के शिकार बने रहते हैं। लेकिन जब हम अपने शरीर को सुरक्षित महसूस करना सिखाते हैं, तो हम वापस ड्राइवर की सीट पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल खड़ा होता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर हम इसे मापेंगे कैसे? मतलब विज्ञान हर चीज का सबूत मांगता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच में काम कर रहा है और ये सिर्फ कोई प्लेसिबो इफेक्ट या मनोवैज्ञानिक भ्रम नहीं है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। इस तकनीक का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि इसके प्रभाव को तुरंत मापा जा सकता है, और वो पैमाना है हमारी अपनी सांस। हमारी सांस। हाँ, हम सभी ने ये अनुभव किया है कि जब हम डरे हुए होते हैं या तनाव में होते हैं, तो हमारी सांसें उथली, तेज और सीने तक सीमित हो जाती हैं। हाँ, धड़कन तेज हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम सुरक्षित और शांत महसूस करते हैं, तो सांसें गहरी होती हैं और पेट तक जाती हैं। सांस हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक सीधा सूचक है। सुचित्रा जब इस तकनीक का अभ्यास करवाती हैं, तो वे लोगों से पूछती हैं कि वे अपनी वर्तमान सांसों को 1 से 10 के पैमाने पर क्या अंक देंगे। और अभ्यास के परिणाम सच में चौंकाने वाले होते हैं। स्रोत में बताया गया है कि लोगों ने अभ्यास शुरू करने से पहले अपनी सांस को 4 या 5 अंक दिए। जो कि काफी तनावपूर्ण स्थिति है। लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों तक मैं गहराई से और पूरी तरह से खुद को स्वीकार करती हूँ कहते हुए टैपिंग करने के बाद उनका स्कोर 5 से बढ़कर 7 हो गया और कुछ का 6 से सीधा 9 या 10 तक पहुंच गया। क्या बात है। उनकी सांसें एकदम गहरी और लयबद्ध हो गईं। ये इस बात का बायोलॉजिकल प्रूफ है कि उनका एमिगडाला शांत हो गया है और उनका नर्वस सिस्टम रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में आ गया है। और मैं आपको बता दूं, सांसों का ये विज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है। और क्या फायदे हैं इसके? स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र है कि आयुष मंत्रालय के अधिकारी भी इस तरह की तकनीकों में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। इसका कारण वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या शरीर की ऊर्जा तरंगे हैं। जब हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या किसी बीमारी की अपनी फ्रीक्वेंसी होने की बात करते हैं, तो ये कई बार थोड़ा अवैज्ञानिक या छद्म विज्ञान जैसा लग सकता है। इसे हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कैसे समझ सकते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है। होलिस्टिक स्वास्थ्य में फ्रीक्वेंसी शब्द का इस्तेमाल अक्सर हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की स्थिति को दर्शाने के लिए एक रूपक के तौर पर किया जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जब हम क्रॉनिक तनाव या डर में होते हैं, जिसे लो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, तो हमारा शरीर लगातार कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। स्ट्रेस हार्मोन। बिल्कुल। ये हार्मोन सीधे तौर पर हमारे इम्यून सिस्टम को दबा देता है। इसके विपरीत जब हम शांत और संतुलित होते हैं यानी हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में होते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स मजबूत होता है। ओहो, अब समझ आया। यही कारण है कि उच्च मानसिक स्थिति बनाए रखना किसी भी बाहरी वायरस या बीमारी से लड़ने का एक बहुत ही तार्किक और जैविक तरीका है। आयुष मंत्रालय इसी माइंड बॉडी इम्यूनिटी लिंक को पहचान रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये इस पूरी अवधारणा को एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक आधार देता है। और इस तकनीक की सबसे अच्छी बात तो इसकी सुविधा है। इसे किसी भी समय और कहीं भी किया जा सकता है। हाँ, इसमें कोई तामझाम नहीं है। आप टहलते हुए टैपिंग कर सकते हैं, खाली पेट या भरे पेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर रात को नींद ना आ रही हो, तो बिस्तर पर लेटे लेटे बिना हाथ उठाए सिर्फ अपने मन में उन बिंदुओं पर टैप करने की कल्पना भी कर सकते हैं। ये तकनीक हमें हमारी हीलिंग का रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथों में दे देती है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं स्रोत में छिपी एक बहुत ही गहरी और सूक्ष्म बात की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा, जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। वो क्या है? हम हमेशा सोचते हैं कि इस तरह की तकनीकें केवल हमारे आंतरिक शरीर या मन को बदलती हैं, लेकिन सुचित्रा की वीडियो के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार साझा किया गया था कि हम अपना खुद का वातावरण खुद बनाते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या हम अपने आसपास के भौतिक वातावरण की बात कर रहे हैं? भौतिक और भावनात्मक दोनों। देखिए, जब हम इस तकनीक के माध्यम से अपने भीतर के वर्षों पुराने कचरे को साफ करते हैं, खुद से प्यार करना सीखते हैं और अपनी पुरानी पीड़ाओं को क्षमा करते हैं, तो हमारा पूरा रवैया बदल जाता है। हमारा नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। हम छोटी बातों पर भड़कना बंद कर देते हैं। हमारी इस बदली हुई शांत ऊर्जा का सीधा असर उन लोगों और परिस्थितियों पर भी पड़ता है जो हमसे जुड़े हुए हैं।
कभी-कभी तो उन लोगों पर भी जो हमसे मीलों दूर हैं। क्या बात करें, मीलों दूर बैठे लोगों पर भी? हाँ, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाओं का तरीका हमेशा के लिए बदल जाता है। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो हम बाहर भी शांति फैलाते हैं। हम केवल खुद को नहीं सुधार रहे होते हैं, हम अपने आसपास के पूरे इकोसिस्टम को शांत कर रहे होते हैं। ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। ज्ञान होना और शारीरिक रूप से फिट होना ही काफी नहीं है। जब तक हम उस अनदेखे अफेक्टिव डोमेन यानी अपनी भावनाओं को नहीं साधते, तब तक हम अधूरे ही रहेंगे। बिल्कुल सही। टैपिंग और EFT जैसी तकनीकें उस अनदेखे हिस्से तक पहुंचने का एक सीधा और आजमाया हुआ रास्ता है। तो आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम एक विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। जरा इस बात पर गौर किया जाए कि क्या हमारे शरीर में चल रहा वो सालों पुराना दर्द, कंधों की वो जकड़न या रात को अचानक टूट जाने वाली वो नींद, क्या वो सिर्फ कोई साधारण सी शारीरिक समस्या है? या फिर ये हमारे मन के किसी बहुत ही गहरे कोने की आवाज है जो बस ये चाहता है कि हम एक पल के लिए रुकें, अपनी ओर देखें और कहें, मैं गहराई से और पूरी तरह से खुद को स्वीकार करती हूँ। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।